जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमारी 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। इसमें मैंने आपको अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं और मुझे पता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आज तक आपने ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। और बच्चों, एक बात और, जब भी ये क्लास देखने आए तो लाइक जरूर कर दें और जो बच्चा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आज की हमारी 7th क्लास है और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या वो बैंक का एग्जाम हो या वो पटवार का एग्जाम हो जो अभी होने वाला है या फिर हाईकोर्ट का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे सीडीएस या एयरफोर्स, लगभग हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों में कुछ कमी रह जाती है तो उन्हीं कमी को दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? यस या नो कमेंट में डालते जाइए मेरे शेरों शेरनियों। इस बार एग्जाम पार करके जाएंगे, चाहे एग्जाम कैसा भी हो। इंग्लिश की वजह से आप नहीं रुकोगे। एक और बात बच्चों, मैं आपकी डिमांड पर मैंने वोकैबुलरी की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, आप देख रहे होंगे। और वोकैब की क्लासेस को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, दुलार दिया है, सपोर्ट दिया है। ऐसे ही आपको और भी वोकैबुलरी की क्लासेस आगे मिलती रहेंगी। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेनी का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी का मतलब होता है बच्चों अनेक। क्या होता है? अनेक। और मेनी का प्रयोग अगर कभी सब्जेक्ट में हो, कहां पर? सब्जेक्ट के अंदर। मेनी का यूज अगर सब्जेक्ट में किया जाए तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर मेनी सब्जेक्ट में आए तो मेनी के बाद बच्चों ध्यान रखना हमेशा प्लूरल नाउन आती है। कैसी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन। और उसके बाद में वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन वर्ब। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। प्लूरल वर्ब होती हैं आर या वर या हैव और या फिर डू, ये सब प्लूरल वर्ब होती है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे भी हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर ये हैड और डिड, आप मुझे हैड और डिड के बारे में भी बताओ। तो मैं आपको बता दूं बच्चों की जो हैड और डिड है ये दोनों वर्ब ऐसी हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हो। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड और डिड आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आगे और बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मेनी के बारे में। सब्जेक्ट में अगर मेनी आए तो उसके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगी। या कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि मेनी के बाद क्या लिखा हो? ऑफ लिखा हो, मेनी ऑफ, तब भी उसके बाद में क्या आएगी बच्चों? प्लूरल नाउन। और उसके बाद में वर्ब कैसी आने वाली है? प्लूरल वर्ब। यानी सब्जेक्ट में मेनी हो या मेनी ऑफ हो, हमेशा वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी ना। एक और बात, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेनी को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, अ ग्रेट मेनी, या फिर लिख दिया जाता है अ गुड मेनी, इस तरह से भी लिख दिया जाता है मेनी को। कैसे भी लिखा हो, चाहे ऐसे या ऐसे या ऐसे या इस प्रकार से, इसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी होगी? प्लूरल नाउन। और उसके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेनी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि मेनी के बाद ए या एन आ जाता है। क्या आ जाता है? ए या एन। तब हम क्या करते हैं? अब मुझे बताओ कि बच्चों यहां पर आने वाली नाउन कैसी होगी? सिंगुलर या प्लूरल? मुझे बताओ, मेनी और ए और एन, क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मेनी के बाद में ए या एन आ सकता है। अब नाउन किसके बाद लगा रहे हैं आप ये देखना, मेनी के बाद लगा रहा हूं या ए या एन के बाद लगा रहा हूं? ए या एन के बाद लगा रहा हूं। और आर्टिकल ए या एन के बाद में आने वाली नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है।
तो हम यहां पे लिखेंगे सिंगुलर नाउन, और जैसी सिंगुलर नाउन होगी वैसे ही क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं मेनी का कॉन्सेप्ट। मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। मेनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, और मेनी ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। अ ग्रेट मेनी और गुड मेनी के बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर मेनी के बाद में ए या एन दिया हो, क्या दिया हो, ए या एन, तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसा लग रहा है बच्चों क्लास? कमेंट डाल के बोलिए यस या नो। अब मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, देखिए जरा। इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और पहला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा मेनी बॉयज हैज डन द वर्क। इस क्वेश्चन में बताइए कि एरर किधर है। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मेनी बॉयज, और उसके बाद वर्ब क्या है मेरे पास, हैज। तो मेनी के बाद में क्या आया, प्लूरल नाउन, बहुवचन नाउन आई बॉयज, बॉय में एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन नाउन हुई। तो इसके बाद हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो इसके जगह पर क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब, यानी मेनी बॉयज हैव डन द वर्क। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी। मैंने लिखा मेनी ए बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। अब यहां पर इस सेंटेंस में देखेंगे हम क्या एरर है। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ए पार्ट और बी पार्ट। यहां पे लिखा मैंने ए, बी और सी। चलिए बच्चों बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो कि किस पार्ट में एरर है, यहां पर ए पार्ट में या बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में एरर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट क्विकली डालिए, ए, बी या फिर सी। मैं आपके कमेंट चेक कर लूंगा और बता दूंगा किसका सही और किसका गलत है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं अब कि इस किस सेंटेंस के अंदर, इस किस पार्ट में एरर है यहां पर। बच्चे सबसे पहले ये देखो, मेनी के बाद में क्या लिखा है, ए, और उसके बाद में क्या आया, बॉयज। क्या आपको ए पार्ट पढ़ते ही एरर नजर नहीं आ गई यहां पर कि मेनी के बाद तो ए है, और ए के बाद में नाउन कैसी आती है, वेरी गुड, क्या आती है बच्चों, सिंगुलर नाउन आती है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, बॉयज के स्थान पर क्या कर देंगे, बॉय। क्या कर देंगे बच्चों, बॉय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर मेनी ए बॉय कर दिया आपने, लेकिन वर्ब तो आगे प्लूरल है, आर तो प्लूरल लिखी हुई है सर, यहां पर इज क्यों नहीं लगाई हमने। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं मेरे शेरों शेरनियों, लगे रहो पढ़ाई में। नाउ आर को इज क्यों नहीं किया, बताता हूं, समझाता हूं बच्चों। मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया, अगर नहीं बताया है तो आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर बच्चों आपको ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट में से जब सबसे पहले ए पार्ट पढ़ें और जब उसमें आपको कोई एरर समझ में आ जाए या एरर दिख जाए, तो आपको बी या सी पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से बता देता हूं, अगर आपको ए पार्ट पढ़ने पर एरर नजर आ जाती है तो आपको बी या फिर सी पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आई आपको? तो आपके दिमाग में यह मत लाना कि सर यहां तो एरर तो चलो इसी पार्ट में है, लेकिन आर भी तो गलत है। नहीं बच्चों, ए ही पार्ट में एरर है। एग्जाम में हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि बताइए इन तीनों में से कौन से पार्ट में एरर है। हम एक ही ऑप्शन चुन के आएंगे वहां पर। कितने ऑप्शन? एक ही ऑप्शन चुन के आएंगे। तो यहां पर बच्चों मेनी ए बॉयज में गलती थी। कौन कहता है कि मेनी ए बॉय करो, गलती तो ए पार्ट में है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो ठीक कर सकता हूं, मेनी ए ना लगाऊं, ए हटा दूं यहां से और क्या कर दूं, बॉयज। ऐसा भी तो सही हो सकता है। चलिए समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल ए के बाद में सिंगुलर नाउन आती है या प्लूरल? बिल्कुल सर सिंगुलर नाउन आती है, सबको पता है ये बात। तो यहां पर ये बताओ, ए के बाद बॉयज में गलती है, या फिर ये मान लें या तो ये गलती है कि ए के बाद में बॉय सिंगुलर आएगा, या फिर मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं कि बॉय से पहले ए नहीं आएगा। 2 तरह से क्वेश्चन को ठीक किया जा सकता है। या तो ये मान ले कि ए के बाद में बहुवचन नाउन नहीं आएगी, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, या फिर ये मान लो कि बॉयज यानी बहुवचन नाउन से पहले ए नहीं लिखा होना चाहिए।
बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आई है ये बात तो कमेंट बॉक्स में डालो यस या नो। प्यारे बच्चों अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैनी ए बॉय ऐसे भी ठीक कर सकते हैं और इस सेंटेंस को ऐसे भी ठीक किया जा सकता है, मैनी बॉयज। और अगर मैं आगे वर्ब देखूं, क्या देखूं आगे? अगर मैं आगे वर्ब देखूं तो वर्ब के अनुसार मुझे बताओ, मैनी ए बॉय करूंगा या मैनी बॉयज करूंगा? बताइए क्या करूंगा यहां पर? मैनी बॉयज, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि आगे वर्ब क्या है मेरे पास? आगे मेरे पास वर्ब है प्लूरल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसी धमाकेदार ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 3। मैंने लिखा है यहां पर मैनी ए पर्सेज वॉज स्टोलन बाय द थीफ। इस सेंटेंस में हम समझेंगे कि कहां एरर है। मैं इसको थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं। मैं यहां पर अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ए बी सी और डी। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मैनी ए पर्सेज वॉज। ठीक है, कर दिया हमने अंडरलाइन। और यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि मुझे बताओ कि यहां पर क्या आएगा, मैनी ए पर्स वॉज, या फिर आएगा यहां पर मैनी पर्सेज वर, या यहां पर आएगा मैनी ए पर्स इज, या फिर ये होगा नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। चलिए फटाफट जल्दी से क्विकली कमेंट बॉक्स में डालो कि आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा या फिर सी आंसर होगा। क्विकली आंसर दीजिए इसका ना बच्चों। आप सभी ने इसके आंसर्स दिए हैं तो लेट्स चेक कि इसका क्या आंसर होगा, ए पार्ट या बी पार्ट या फिर सी या फिर डी। मुझे बताओ बच्चों, यहां से यहां तक तो क्या है? ये तो हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई हमारी वर्ब। सब्जेक्ट में लिखा है मैनी ए पर्सेज और आगे लिखी है वर्ब वाज। अब मुझे बताओ गलती कहां है, सब्जेक्ट में एरर है या वर्ब में एरर है? गलती किधर है, सब्जेक्ट में या फिर वर्ब में? मुझे तो सर यहां पर, आप कह रहे हो सर मुझे तो यहां पर सब्जेक्ट में एरर नजर आ रही है कि सब्जेक्ट में मैनी ए के बाद में पर्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब वर्ब सही है, इसका मतलब वर्ब क्या है, करेक्ट है। तो क्या मैं वर्ब को सही मान लूं? बिल्कुल मान लूं। तो क्या हम वर्ब को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहां पर जिसमें वॉज दिया है? एक ही ऑप्शन हमारे पास, क्या, ए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैनी पर्सेज वर्ब भी तो कर सकते हैं यहां। अगर मैं ए पर्सेस को हटाकर सिर्फ पर्सेस कर दूं और वाज को वर्ब में बदल दूं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर मैंने ये पर्स इज किया तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी ए, बी और सी में से कोई सा भी आंसर अगर मैं चुन के आता हूं तो वहां पे आंसर, वह तीनों से ही हम सेंटेंस को सही कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमें एक आंसर चुनना है वहां पर तीन में से, तो कौन सा चुनेंगे? हम वो चुनेंगे जो सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट क्या है कि यहां पर जो वाज है इसमें कोई गलती नहीं है, सब्जेक्ट में गलती है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट वर्ब का कभी क्वेश्चन आता है आपके सामने और उसमें आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट में अगर गलती होगी तो आप एरर को, वर्ब को चेंज मत करना। अगर सब्जेक्ट में गलती है तो सब्जेक्ट को ही बदलेंगे, वर्ब को चेंज नहीं किया जाता। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, यहां पर देखिए जरा। मैंने लिखा नंबर 4th क्वेश्चन है, मैनी एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड हियर। इसका मतलब यह है कि यहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैनी एन एक्सीडेंट, और वर्ब क्या है मेरे पास, हैज हैपेंड। ये मेरे पास वर्ब है। बच्चों सब आपको वीडियो और साउंड क्वालिटी सब अच्छे से आ रही है ना? अगर आपको वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी अच्छे से आ रही है बच्चों तो यस या नो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई भी परेशानी होती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो आप, ताकि मैं उसको सुधार सकूं, क्योंकि दिन पर दिन हम चीजों को सुधारते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने वोकैब की क्लास को भी कितना शानदार बना दिया आप लोगों के लिए, और वोकैब की क्लासें रेगुलर चल रही हैं ना। मैनी एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड हियर, बहुत सारे एक्सीडेंट यहां पर हुए हैं।
तो यहां पर बच्चों सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ये वर्ब मेरे पास ये है। एक बार चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट में कोई गलती है क्या। मैनी के बाद में एन आया, एन के बाद में क्या लिखा, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मेरे पास क्या है, सिंगुलर नाउन, और इसके साथ वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिए लिखता हूं यहां पर, जरा देखिए बड़े ध्यान से। और बच्चों अपनी नोटबुक निकाल लो अपनी, अगर आपने अभी नोटबुक नहीं निकाली है तो नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको लगातार आप लिखते रहें। और एक बात और बच्चों, मैं आपको बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और एक एक चीज समझाते हो जाऊंगा, अच्छे से खोल खोल के समझाऊंगा, ताकि आपको वो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊं वो जिंदगी में आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा पढ़ा जाऊंगा बच्चों, दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A great many festivals was celebrated in the ancient India। इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते थे ना। हमारे पास सब्जेक्ट है अ ग्रेट फेस्टिवल्स, और वर्ब मेरे पास क्या है इस समय, वॉज। सब्जेक्ट मेरे पास है अ ग्रेट मैनी फेस्टिवल्स और वर्ब मेरे पास है यहां पर वॉज। अब देखिए कि सेंटेंस में कहां गलती है। अ ग्रेट मैनी के बाद में कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है यहां पर। और यहां पर वाज की जगह क्या होगा बच्चों, वर होगा, क्योंकि जब जब मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। चलिए ये था हमारा मैनी ए एन, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी का कॉन्सेप्ट। ना आपको अब मैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूं बच्चों। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो था मैनी के ऊपर, और अगला कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं अभी, देखिए जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोर देन। बच्चों मार्कर चेंज किया है, मार्कर की थोड़ी इंक कम हो गई थी। लेट्स स्टार्ट मोर देन। अगर सब्जेक्ट में बच्चों कहां पर, सब्जेक्ट में अगर आपको क्या दिखाई दे, मोर देन दिखाई दे, और मोर देन के बाद क्या दिखाई दे, वन, और वन के बाद आएगी नाउन। कैसी नाउन बताओ जरा, वन के बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल। तो बच्चों कैसी नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी। कैसी नाउन, सिंगुलर नाउन, क्योंकि वन का मतलब होता है एक। और इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, फिर सिंगुलर वर्ब होगी। ये हमारा अगला रूल है कि अगर सब्जेक्ट में मोर देन दिखाई दे, फिर उसके बाद में वन, फिर आगे सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर वर्ब। अगर यहां मोर देन के बाद बच्चों मान लो जैसे यहां पर वन की संख्या है, मान लो वन नहीं हो, वह 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कोई अन्य संख्या हो, अन्य संख्या, तो मुझे ये बताओ वन के अलावा जब कोई भी अन्य संख्या हम यहां पे लिखेंगे तो नाउन कैसी आएगी, फिर सिंगुलर या प्लूरल। ऑब्वियसली प्लूरल आएगी, क्योंकि वन का मतलब एक, और उसके अलावा जो भी संख्या होगी वो होंगी या तो 2 या 3 या 4, तो वो बहुवचन होगी। तो यहां पर प्लूरल नाउन आएगी। कैसी नाउन, प्लूरल नाउन। और आगे वर्ब कैसी आएगी, फिर प्लूरल वर्ब। यानी जैसी नाउन वैसी ही वर्ब लगानी है बच्चों। इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप कि मोर देन वन, अभी बताऊंगा कंफ्यूज कैसे होते हैं ना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखे कि मोर के बाद सीधा प्लूरल नाउन दे दे, सब्जेक्ट में आ जाए मोर, मोर के बाद दे दे सीधा प्लूरल नाउन, और इस प्लूरल नाउन के बाद दे देन, ठीक है, और इस देन के बाद क्या लिखे, वन, तो आगे हमसे वर्ब पूछी जाती है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मोर के बाद में प्लूरल
नाउन। क्या है ये प्लूरल नाउन है। और इसके बाद में देन है, और देन के बाद में वन हो तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ट्यून रहो, देखते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहो। कोई भी डाउट है आपको बच्चों, डाउट डालते रहो, मैं आपके सारे कमेंट्स को जरूर चेक करता हूं। चलिए, अब मैंने आपको थ्री पॉइंट्स पढ़ा दिए मोर देन के। एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, जरा देखिए। अगर मोर के बाद, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मोर के बाद अगर वो अनकाउंटेबल नाउन देता है, कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद देता है हमको देन। क्या देता है बच्चों? देन। अच्छा, कभी कभी इस अनकाउंटेबल नाउन की बजाय दे देता है हमको प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन नाउन, और आगे देता है देन, और इस देन के बाद फिर से एक और सब्जेक्ट देता है, और इस सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब आएगी, और इस वर्ब के बाद में एक और वर्ब होगी हमारे पास, यानी हमारे पास आगे जाकर दो वर्ब होंगी। ये जो वर्ब होगी ना बच्चों, इसका सब्जेक्ट तो होगा ये, और ये जो वर्ब होगी इसका सब्जेक्ट होगा अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन। यहां पर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है और यहां पर प्लूरल नाउन भी हो सकती है। उसके बाद में देन, देन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एक और वर्ब। तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हुआ, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ? ये। चलिए फटाफट इसको लिख लो, इन कॉन्सेप्ट्स को, और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जल्दी से लिख डाल। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मोर देन टू बॉयज was playing there। इस सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? देखिए, सब्जेक्ट है मेरे पास मोर देन टू बॉयज, ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर मोर आ जाए तो हम वर्ब किस प्रकार से लगाते हैं? आगे मेरे पास वर्ब क्या है? वॉज। अब मुझे बताओ, मोर देन के बाद में टू बॉयज है, यानी कितनी नाउन है? प्लूरल नाउन है, दो लड़के हैं मेरे पास, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहां पर बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट मेरे पास टू बॉयज का है और वर्ब है मेरे पास सिंगुलर, तो मैंने वाज को चेंज कर दिया किसमें? वर्ब में। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मोर देन वन बॉय हैव बीन किडनैप्ड। इसका मतलब यह है, इसका मीनिंग कि एक से अधिक लड़कों को किडनैप किया गया। अब यहां पे बच्चों इससे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि सर मोर देन वन बॉय का तो मतलब है एक से अधिक लड़के या एक से अधिक लड़का, तो यहां पर वर्ब प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि एक लड़के की बात नहीं हो रही, यहां पर एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो यहां पर कि यहां पर आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि यहां पे मोर देन वन बॉय का मतलब है एक से ज्यादा, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसी तरह के क्वेश्चंस देकर हमको एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो वन बॉय को देखकर आपको वर्ब लगानी है। जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब आएगी। अगर नाउन सिंगुलर है मेरे पास तो वर्ब आएगी सिंगुलर, तो मैं यहां पर हैव को किस में चेंज कर दूंगा? हैज में चेंज कर दूंगा। वन बॉय सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा मैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए। मोर बॉयज देन वन has done the work। More boys than one has done the work। इसका मतलब यह है कि इसका भी मतलब वही है, एक से अधिक लड़कों ने काम कर लिया है। नाउ सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? मेरे पास सब्जेक्ट है मोर बॉयज देन वन, और यहां पे वर्ब क्या है? हैज है बच्चों। वेरी गुड, बोलते रहो। अगर बोलोगे तो समझोगे, बोलोगे वहीं से बोलते रहो। मेरे पास आपकी आवाज आती रहेगी बच्चों, ठीक है? बोलोगे जितना उतना समझोगे। जो पीछे बैठे हैं वो जरूर बोलो, ठीक है? तो मोर बॉयज देन वन हैज डन द वर्क का मतलब एक से अधिक लड़के ने काम कर लिया है। तो यहां पर नाउन कैसी है? बॉयज। तो बच्चों ध्यान रखना, मोर के तुरंत बाद में जैसी नाउन आएगी हम वैसी ही क्या लगाएंगे? वैसी ही वर्ब लगा देंगे वहां पर। तो यहां पे बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मैंने लिखा मोर मनी देन ही हैड। मोर मनी देन ही हैड का मतलब है जितना पैसा उसके पास था उससे ज्यादा पैसा। मोर मनी देन ही हैड वर गिवन टू हिम। जितना पैसा उसके पास था उससे ज्यादा पैसा उसको दिया गया। सब्जेक्ट मेरे पास है यहां पर, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है कि मोर मनी देन ही हैड, जितना पैसा उसके पास था उससे ज्यादा पैसा दिया गया। और यहां पे वर्ब क्या है? वर्ब है वर, यानी प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट को पहचानो। मोर लिखा है मनी, मोर के बाद में मनी आई है बच्चों। मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन कैसे हुई सर ये? बच्चों हम मनी को अनकाउंटेबल नाउन ही मान के चलते हैं। सिक्के अर्थात कॉइन्स और जो हमारे नोट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। हम कॉइन्स को और नोट्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उनसे बनी हुई जो मनी है, यानी कॉइन्स और नोट्स से मिलकर क्या बना? पैसा बना, वो अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर नाउन होती है। कैसी नाउन? सिंगुलर नाउन। बच्चों ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आएंगी। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन हो गई। तो अब वर्ब यहां पर वर्ब नहीं क्या होगा? वाज होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है कि जैसी नाउन वैसी ही वर्ब। यहां पर मोर देन के बाद में 2 बॉयज लिखे हुए थे तो मैंने वाज का वर्ब कर दिया। यहां पे 1 बॉय लिखा हुआ था तो यहां पे हैज कर दिया। यहां पे मोर के बाद में ये वाला बॉयज नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हैव कर दिया। यहां पर मोर के बाद में जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब का हमने क्या कर दिया? वॉज कर दिया। फटाफट इसको लिखो, वीडियो को पॉज कर लो और आराम से अपनी नोटबुक में उतारो इसको। चलिए गाइस, चलिए अब मैं आपको अगला एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बच्चों। आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और अब 3rd कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं बच्चों आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक पढ़ाता रहूंगा, ठीक है? मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको बिल्कुल टॉपिक जल्दी से खत्म करवा दे कि बस टॉपिक जल्दी से खत्म करो और नया टॉपिक शुरू करो। नहीं, मैं आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब तक आपने देखना पूरी YouTube के ऊपर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीटली किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ और इसमें बहुत कमी रह जाती है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जो नहीं हो पाते और बच्चे ढूंढते रहते हैं कहां पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। मोर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए बच्चों, यहां पर फटाफट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों ईच और एवरी का। किसका? ईच और एवरी। ये जो ईच और एवरी हैं बच्चों, इनका क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। शुरू करते हैं बच्चों। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और एवरी का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन इस एवरी का एक और मीनिंग होता है ऑल। ऑल का मतलब सभी। कहने का मतलब यह है कि एवरी के 2 मतलब होते हैं, एक तो प्रत्येक और दूसरा होता है ऑल। और ईच का केवल एक ही मीनिंग होता है, क्या? प्रत्येक। अब अगर सब्जेक्ट में ईच और एवरी आ जाए, क्या आ जाए? ईच या एवरी, तो इनके बाद में नाउन कैसी आएगी और इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? यानी नाउन और वर्ब ये दोनों का ध्यान रखना है बच्चों आपको, क्योंकि ईच और एवरी के बाद में आपसे नाउन भी पूछ सकता है और वो वर्ब भी पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सब्जेक्ट में सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको ईच। अगर सब्जेक्ट में ईच आ जाए, एक और बात बता दूं बच्चों, सब्जेक्ट में सिंगल ईच को भी लिख सकते हैं हम, यानी अकेला ईच भी सब्जेक्ट में आ सकता है। तो अगर अकेला ईच सब्जेक्ट में आएगा तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ईच के बाद में नाउन लगाना चाहें आप, यानी ईच के बाद में नाउन भी आ सकती है, तो कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखना इस बात का, ईच के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है
कि ईच को ऐसे भी लिख दिया जाता है, यानी ईच के बाद में ऑफ भी आ सकता है। तो अगर ईच के बाद में ऑफ आया तो अब यहां पर नाउन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब यह सिंगुलर नाउन नहीं आएगी, यहां पर आएगी अब प्लूरल नाउन। कैसे नाउन? प्लूरल नाउन आएगी बच्चों। ध्यान रखो, अगर ईच के बाद तुरंत नाउन आती है ना तो वो होती है सिंगुलर, लेकिन अगर ईच के बाद में ऑफ लगा के तुमने नाउन लगाई तो वो प्लूरल नाउन आएगी। अच्छा, वर्ब कैसी होगी? वर्ब फिक्स है, वर्ब चेंज नहीं होगी इसमें, वर्ब इसमें चेंज नहीं होते बच्चों, इसमें वर्ब फिक्स है, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी ना। अब अगला, ईच के बाद में आप वन भी लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ईच के बाद में वन आ गया, और अगर ईच के बाद में वन आ गया और फिर ऑफ आए, क्या आए? ऑफ। तो आप इतना हमेशा ध्यान रखो कि ऑफ, ईच और एवरी के बाद में अगर ऑफ आया तो नाउन प्लूरल आएगी, ध्यान रखो, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। तो ईच वन ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। चलिए देखो, मैंने आपको ईच के 4 कॉन्सेप्ट सिखाए। पहला कि अकेला ईच भी सब्जेक्ट में आ सकता है, ईच के बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, ईच ऑफ के अगर ईच ऑफ आया तो प्लूरल नाउन आएगी, अगर ईच वन ऑफ आया तो प्लूरल नाउन आएगी। लेकिन बच्चों वर्ब की आप बस वर्ब को चेक करो, सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर और सिंगुलर। बात समझ में आ गई आपको? यानी ईच के बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। लेकिन बच्चों इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जरा देखो यहां पर, कभी कभी ईच के बाद अगर ईच सब्जेक्ट में हुआ तो उसके बाद प्लूरल वर्ब भी आती है। अब इसका क्या अपवाद है मैं थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस करवा देता हूं कि ईच के बाद में और ये कैसे आएंगे, सेंटेंस में हमको कैसे दिखाई देंगे। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, और ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन, देखो जरा। पहला सवाल मैंने लिखा जिसमें ईच अकेला सब्जेक्ट में आएगा, जैसे ईच वाज हैप्पी टू सी मी। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति खुश था देखकर मुझे, प्रत्येक व्यक्ति मुझे देखकर खुश था। सब्जेक्ट में क्या आया यहां पर? ईच। तो वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। तो वर्ब क्या है यहां पर बच्चों? करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ईच के बाद में नाउन लगाऊंगा, जैसे ईच बॉय हैव अ पेन। अब बच्चों इससे ये मत समझना, देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो इससे आप ये मत समझना कि हम सभी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये मत समझना बस। इसीलिए क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखो मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर नहीं हो, ध्यान रखना इस बात का कि ईच का मतलब तो प्रत्येक होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है ना वो हमेशा सिंगुलर ही आती है। समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में डालो यस या नो। अब देखो यहां पर ईच आ गया सब्जेक्ट में, वर्ब क्या आ गई यहां पर? सिंगुलर। तो वर्ब तो सही है मेरे पास, नहीं सॉरी नाउन तो सही है मेरे पास। अब वर्ब चेक कर लेते हैं बच्चों। वर्ब गलत है, वर्ब क्या होनी चाहिए यहां पर? हैज होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैंने लिखा यहां पर ईच ऑफ, अब ईच ऑफ लेता हूं, ईच ऑफ द टीचर्स इन आवर institute, each of the teachers in our institute are working hard. Each of the teachers in our institute are working hard. इसका मतलब यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट में प्रत्येक टीचर कठिन मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए। Now each of the teachers in our institute are working hard. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या बच्चों? मैं आपको सब्जेक्ट पार्ट बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, और इस सब्जेक्ट में बच्चों मुझे प्रीपोजिशन भी दिख रहा है, और आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे देखो ऑफ है, इस ऑफ के बाद में जो भी आएगा वो भी तो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास।
तो यानी सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ईच। और अगर ईच सब्जेक्ट में आया तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो आर का क्या कर देंगे हम, ईच कर देंगे, मतलब सॉरी इज कर देंगे। अगर ईच सब्जेक्ट में है या ईच के बाद में नाउन आ जाए या ईच ऑफ आ जाए और उसके बाद में फिर एक और नाउन आ जाए तो हम, अच्छा ईच के बाद जब भी ऑफ आएगा ना तो प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर। अब मैं आपको एक लास्ट ईच का क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर मैं आपको अपवाद भी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास कि ईच वन वाला एग्जांपल लेते हैं। ईच वन ऑफ देम, ठीक है, ईच वन ऑफ देम लाइक मी। इसका मतलब है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति मुझे पसंद करता है। सब्जेक्ट मेरे पास है यहां पर ईच वन ऑफ देम और वर्ब है मेरे पास लाइक, ये प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट में लिखा है ईच वन। अब ईच वन के बाद में बच्चों यहां पे देम आ गया। एक और चीज बता दूं बच्चों, ये जो देम है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ईच के बाद में नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकता है, ये मैंने लिखा है नहीं पर आ सकता है, लिख लेना आप कि ईच ऑफ के बाद में, ईच ऑफ या ईच वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकती है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये प्लूरल प्रोनाउन है मेरे पास। प्लूरल प्रोनाउन तीन ही तो है बच्चों, एक तो है वी, एक है यू और एक है दे। तो दे का देम हमने यहां पे लिख दिया। अब मुझे बताओ बच्चों कि वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन लाइक तो प्लूरल है, तो लाइक के स्थान पर क्या कर दूंगा, लाइक्स। आपको इतना तो पता ही है ना कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगा देते हैं वो वर्ब क्या हो जाती है, वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब मेरे पास सिंगुलर है। तो ईच वन ऑफ अगर सब्जेक्ट में आ गया तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब मैं आपको वो अपवाद पढ़ाता हूं जहां पर सब्जेक्ट में ईच होगा लेकिन हम वर्ब कैसे लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे हम। देखो जरा, देखिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपवाद को। आ जाओ, देखो सब्जेक्ट में अगर मान लो आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखे, क्या दिखे आपको नाउन या प्रोनाउन दिखे सब्जेक्ट में, और ये जो नाउन प्रोनाउन है ये क्या होगा, वहां पर प्लूरल होगा, यानी बहुवचन नाउन या प्रोनाउन अगर आपको सब्जेक्ट में दिखाई दे और उस नाउन प्रोनाउन के बाद में आपको क्या दिखाई दे, ईच, तो आगे जो वर्ब होगी ना वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। कैसी वर्ब आएगी, वो प्लूरल वर्ब। इस बात का ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो और उसके बाद में ईच हो तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगी। ये वो अपवाद है। क्या है ये, अपवाद जिसमें सब्जेक्ट में ईच आता है लेकिन वर्ब हम सिंगुलर ही लगाते हैं वहां पर। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने लिखा द बॉयज, सॉरी मैं यहां पे दे का एग्जांपल लिखता हूं, दे ईच हैज ए टिकट, ठीक है, ये लिख दिया, दे ईच हैज अ टिकट। तो यहां पे सब्जेक्ट में मेरे पास क्या लिखा है, दे लिखा है, प्लूरल प्रोनाउन है ये, क्या है, बहुवचन प्रोनाउन दे, और उसके बाद में क्या आया, ईच। तो मैं यहां पे हैज नहीं लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, हैव। सब्जेक्ट में अगर नाउन या प्रोनाउन हो और उसके बाद में ईच दिया है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, देखिए मैंने लिखा द कैप्टन्स each was sending a letter to the battalion, ठीक है, टू द बटालियन। चलिए तो यहां पे हमने लिख दिया द कैप्टन्स ईच वॉज सेंडिंग अ लेटर टू द बटालियन। यहां पे सब्जेक्ट में मेरे पास क्या लिखा है, द कैप्टन्स, और कैप्टन्स के बाद क्या है बच्चों, ईच है। तो सब्जेक्ट में अगर कैप्टन्स आएगा यानी बहुवचन नाउन आएगी और उसके बाद में ईच आएगा तो वर्ब कैसी होगी बच्चों, प्लूरल होगी। तो कहने का मतलब यह है छोटा सा कि अगर आपको नाउन का ध्यान रखना है, अगर ईच के बाद में नाउन है तो वर्ब होगी सिंगुलर, और अगर ईच से पहले नाउन है क्या, प्लूरल नाउन।
अगर ईच के बाद में नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर ईच से पहले प्लूरल नाउन है तो आगे आएगी प्लूरल वर्ब। यानी डिपेंड करेगा कि नाउन कहां है। अगर ईच के बाद में नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ईच से पहले नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फटाफट जो मैंने कुछ भी लिखा है बोर्ड पर उसको उतार लो। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ बच्चों। ये था हमारा ईच का कॉन्सेप्ट, और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एवरी का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, एवरी ईच से थोड़ा अलग है। कैसे? जैसे मैं ईच को सब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं ना, जैसे ईच अकेला सब्जेक्ट में आ गया तो उसके साथ हमने वर्ब लगा दी सिंगुलर, ऐसे हम एवरी को नहीं कर सकते। एवरी के साथ हमेशा आपको एक सिंगुलर नाउन लगानी ही होगी, यानी एक नाउन जरूर होनी चाहिए इसके बाद। तो अगर मैं एवरी के बाद में सीधा वर्ब नहीं लगा सकता, मुझे इसके बाद में नाउन चाहिए, तो एवरी के बाद में एक सिंगुलर नाउन होगी, तो और आगे वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब। अच्छा, एवरी के बाद सीधा ऑफ भी नहीं आ सकता। पहले एवरी मतलब अगर जैसे ईच के बाद तो सीधा ऑफ आ जाता है, लेकिन ऐसा एवरी के साथ नहीं होता। एवरी के साथ बच्चों आप सीधा ऑफ नहीं लगा सकते। एवरी के बाद आपको वन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एवरी वन। ठीक है, और एवरी वन लिख के फिर आप आगे जो नाउन लगाओगे वो होगी प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन संज्ञा, बहुवचन नाउन। अच्छा, वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब। इस बात का ध्यान रखना कि एवरी जो होता है ना वो कभी अकेला नहीं आता। या तो एवरी के साथ कोई नाउन होनी चाहिए या फिर एवरी के साथ वन लिखा होना चाहिए। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं देखो जरा। मैंने यहां पे लिखा कि every man have a chance to work hard। यहां पर मतलब है कि हर व्यक्ति के पास मेहनत करने का एक मौका होता है, और हमें वो मौका नहीं गंवाना है बच्चों। आपके पास वो मौका है इस बार इंग्लिश पार, इस बार एग्जाम पार करना है, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने आ जाए बच्चों। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है उन परिस्थितियों से। परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती है, लेकिन जो परिस्थितियों से लड़ जाता है, डर जाता है, वही विजेता कहलाता है, वही विजय होता है, उसी को ही सफलता मिलती है, उसी को ट्रॉफी मिलती है बड़ी वाली वो। चलिए, एवरी मैन हैव ए चांस टू वर्क हार्ड का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मौका होता है मेहनत करने का। सब्जेक्ट है मेरे पास एवरी मैन, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल सही है, और यहां पे हैव है, ये गलत है। बस हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज। बच्चों, एवरी का मतलब होता है सब, सभी, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप कि सर एवरी का मतलब तो सभी, सब या प्रत्येक होता है, तो ये तो बहुवचन हुआ, इसके साथ तो बहुवचन होना चाहिए, की वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब की बात करता है, ये एक की बात थोड़ी कर रहा है कि हम एक की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगा दे। बच्चों, ये बात तो सबकी करता है, लेकिन ग्रामर का एक रूल है कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है, क्योंकि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो कक्षा में बैठा है, जो हॉल में बैठा है, जो कमरे में बैठा है या कहीं भी बैठा हो, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगाऊंगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा यहां पर एवरी वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स वर ऑन ड्यूटी यस्टरडे। कल पुलिस वालों में से प्रत्येक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे था। तो यहां पे सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? एवरी वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, और वर्ब मेरे पास क्या है? वर है। तो आपको बच्चों इतना तो पता ही है कि एवरी सब्जेक्ट में आएगा तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर ही होगी, तो यहां पर क्या कर देंगे? वाज। ईच का जरूर एक अपवाद था कि ईच अगर सब्जेक्ट में आ जाए लेकिन उससे पहले क्या हो? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं, लेकिन एवरी का ऐसा कोई अपवाद नहीं है। जब भी एवरी सब्जेक्ट में आएगा तो वर्ब हमेशा हमको क्या लगानी है? सिंगुलर ही लगानी है। तो ये था हमारा ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चों अब इतना ही, ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, चीज आगे और भी बढ़ाते हैं इसको। देखो क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे ना ईच और एवरी का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। आपसे यह पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में वहां पर ईच आएगा या फिर एवरी आएगा, यह भी पूछ लेते हैं हमसे। तो ईच और एवरी में अंतर क्या होता है? ईच और एवरी का डिफरेंस, ये मैं आपको अब
पढ़ा रहा हूं, देखो कि सेंटेंस में ईच कब आएगा और एवरी कब आएगा, इस बात का ध्यान रखो। सबसे पहले मैं ईच के बारे में बताता हूं बच्चों। देखो, ईच का मतलब होता है प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब आप ईच का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करोगे, ठीक है, दो व्यक्ति या दो से अधिक वस्तुओं के लिए, ध्यान रखना हमेशा। और एवरी का प्रयोग दो से अधिक, यानी एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होगा, दो के लिए नहीं आएगा एवरी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहां पर कि एवरी वन ऑफ द ट्विंस इज माई स्टूडेंट। इस ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, मतलब दो एक जैसे भाई या बहन है। तो मैंने कहा भाई उन दोनों में से दोनों के दोनों प्रत्येक मेरा स्टूडेंट है। तो यहां पर मैं कितने व्यक्तियों की बात कर रहा हूं? केवल दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। कितने की बात कर रहा हूं? केवल दो, क्योंकि ट्विंस का मतलब होता है दो लोग। और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो यहां पर एवरी नहीं, क्या होगा यहां? ईच होगा। हमेशा ध्यान रखना कि एवरी का प्रयोग दो के लिए अगर किया गया है सेंटेंस में ना, तो वो गलत होगा, उसको आप ईच में चेंज कर दें। एक तो ये ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ये तो मैंने समझा दिया कि अगर दो का यूज हमको वो पूछता है तो हमें एवरी नहीं, क्या लगाना है? ईच लगाना है। अब आपको मैं ये समझा देता हूं कि अगर दो से अधिक हो सर तब क्या लगाएंगे। चलो समझो, अब जरा देखो ध्यान से। अगर दो से अधिक हो तब हम किस चीज का यूज करेंगे? ईच या एवरी का। अब इसमें एक और आप डिफरेंस याद रखना। क्या डिफरेंस याद रखोगे? कि ईच और एवरी अगर दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए सेंटेंस में हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर लिमिटेड का मतलब सीमित और अनलिमिटेड का मतलब असीमित। अगर लिमिटेड व्यक्ति या वस्तुओं की बात कर रहा है तब तो हम लगाते हैं ईच, और अगर वो अनलिमिटेड व्यक्ति या वस्तुओं की बात करेगा तो हम लगाएंगे एवरी, ठीक है। या फिर आप ये भी ध्यान रखना कि अगर उसने संख्या दे दी, ठीक है, और कैसी संख्या? सीमित संख्या लिख दी, तब तो लगाएंगे ईच। और संख्या अगर असंख्य है, असंख्य का मतलब बहुत सारे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, तो लगाते हैं हम एवरी। ये भी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, इनके ऊपर भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। एक बार आप जल्दी से इसको उतार लो वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर करवाऊं और ये अच्छे से समझ जाओगे आप, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको। देखो इनके ऊपर अब क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई दो का तो समझ में आ गया कि भाई दो होंगे तो हमें एवरी नहीं लगाना, क्या लगाना है? हमें ईच लगाना है। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो देखो जरा, मैंने लिखा कि एवरी वन ऑफ द सेवन ट्रेन्स हैज बीन कैंसल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जो 7 ट्रेनें हैं उनमें से प्रत्येक ट्रेन कैंसिल हो गई। तो यहां पे सब्जेक्ट में मेरे पास है एवरी वन ऑफ द 7 ट्रेन्स, 7 ट्रेनों में से प्रत्येक ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो यहां पे एवरी का प्रयोग कितनी ट्रेन के लिए किया गया है? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो कि एवरी का प्रयोग 7 ट्रेन्स के लिए, 7 ट्रेन्स के लिए हुआ है। तो अब मुझे बताओ, ये जो संख्या है मेरे पास 7 ट्रेन्स की, ये सीमित है या असीमित है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ऑब्वियसली क्या है? लिमिटेड है। तो 7 एक सीमित संख्या है, तो मैं यहां पे एवरी नहीं लगाऊंगा, क्या लगा दूंगा यहां पर? ईच लगा दूंगा। अब जरा देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि एवरी वन ऑफ द पैसेंजर्स इन द ट्रेन हैज अ टिकट, कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए प्रत्येक पैसेंजर के पास एक
एक टिकट है। अब मुझे बताओ ट्रेन के अंदर कितने पैसेंजर होंगे? कोई 7, 8, 10 या 50 या 100 पैसेंजर तो होंगे। हाँ, इस समय अगर कोविड की बात करें तो इस समय तो कम ही पैसेंजर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, ये सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं एक्चुअली में कोविड से पहले की, जब हमारी इंडिया में ट्रेन में खचाखच लोग भरे होते थे, जहां पे थोड़ी सी सीट लेने के लिए झगड़ा करना पड़ता था। तो यहाँ पे एवरी वन ऑफ द पैसेंजर्स इन द ट्रेन हैज ए टिकट। तो यहां पर पैसेंजर्स क्या होंगे, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड होंगे। तो अनलिमिटेड होंगे तो हम सॉरी जल्दी गलती से कट हो गया, एवरी यहां पर क्या है, सही है। यहां पे ईच का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो सीमित संख्या है या असीमित संख्या है, इस बात का आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको और करवा देता हूं इसके ऊपर। देखो जरा, मैंने लिखा यहां पर क्वेश्चन है कि तीसरा मैं लिखा एवरी branch in the tree, every branch in the tree has a leaf। ठीक है, लीफ का मतलब होता है पत्ता। पेड़ के अंदर जितने भी शाखाएं हैं उनमें एक पत्ता है, यानी प्रत्येक शाखा के ऊपर एक पत्ता दिया गया है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, एवरी ब्रांच इन द ट्री। अब ट्री के अंदर शाखाएं कितनी होंगी बच्चों? ट्री के अंदर शाखाएं बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी होती हैं, कई बार छोटी छोटी शाखाएं होती है, एक शाखा में से दूसरी शाखा निकली होती है। तो हम इसको मानेंगे कि शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहां पर एवरी का प्रयोग सही हो सकता है, और यहां पर हैज क्या है, ये तो सही है ही। मैं वर्ब नहीं सिखा रहा, अब मैं आपको ईच और एवरी के अंदर डिफरेंस सिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और उसका आंसर अब आप देना। ठीक है, उसका जवाब आप दोगे। और क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप। मैंने लिखा यहां पर कि मैं लिखा एवरी वन ऑफ राम, श्याम एंड मोहन, एवरी वन ऑफ राम, श्याम एंड मोहन इज वॉचिंग का मतलब देखना, ए मूवी, इज वॉचिंग अ मूवी। अब यहां पर एवरी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? देखो, राम, श्याम और मोहन के लिए, कि एवरी वन ऑफ राम, श्याम एंड मोहन, राम, श्याम और मोहन में से प्रत्येक मूवी देख रहा था। तो यहां पर एवरी का प्रयोग कितने लोगों के लिए? 1, 2 और 3, 3 लोगों के लिए। संख्या दी गई है बहुत ही सीमित, तो इसलिए एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका यूज होगा यहां पर? ईच का यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा ईच और एवरी का। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया मोर देन का कॉन्सेप्ट, और उससे पहले पढ़ाया मैंने आपको मेनी का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। बस एक लास्ट चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, कि आप क्लास को पूरी देखा करो, पूरी देखने से आपको चीजें समझ में आएंगी। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द क्लासेस।